नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में जीवन की उत्पत्ति पे बात हो गई थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, जैव विकास। आज जैव विकास पे बात करते हैं। जैसे पहले कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, इनको देख लेंगे हल्के। जैसे पहले एम्पीडिक्लीज। एम्पीडिक्लीज, ठीक। इन्होंने क्या था, ये निवासी थे ग्रीस के। इन्होंने जैव विकास पर परिकल्पना की थी। इन्होंने जैव विकास पर परिकल्पना दी थी, ठीक है। इसके जनक माने जाते हैं। पहले बार सोचा इन्होंने। उसके बाद जो मेन सबसे हुए वो लैमार्क हुए, जिन्होंने इसके लिए नियम दिया, ये ठीक है, और उस पर पुस्तक लिखी। उसी के आधार पर जे.बी. लैमार्क, जो फ्रांस के थे, 1809 में तर्क संगत जैव विकास सिद्धांत के लैमार्क ने प्रतिपादित किया। फिलोसॉफिक जूलॉजी, तो सब फिलोसॉफिक जूलॉजीज के पुस्तक के लेखक थे, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ चार्ल्स डार्विन, ठीक। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के थे, ठीक। सर्वमान्य सिद्धांत, डार्विनवाद या प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादक, बीगल पृष्ठ खोजी जहाज द्वारा यात्रा व ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन? डार्विन। लैमार्क ने कौन सी लिखी? फिलोसॉफिक जूलॉजीज, ठीक। इसका नंबर 3-4 पे है, सॉरी। एल्फ्रेड रसेल वेलेस, ये भी इंग्लैंड के हैं। डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी थे। ये कौन थे? डार्विन के सहयोगी थे। कौन थे? डार्विन के सहयोगी थे। इनकी पुस्तक कौन सी थी? कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। ये डार्विन के साथी थे। डार्विन की पूरी किताब का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, दोनों लोग किताब मिला के ये बोला जाता है, ठीक। फिर उसके बाद है ह्यूगो डे व्रीज, ये हॉलैंड के थे। इन्होंने उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी पुस्तक लिखकर उत्परिवर्तनवाद को बढ़ावा दिया, जो काफ़ी तारीख सिद्ध हुआ, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया। अब इसके बाद लैमार्कवाद। पहला क्या है? लैमार्कवाद। लैमार्क ने कौन सी पुस्तक लिखी? फिलोसॉफिक जूलॉजीज। कौन सी लिखी? लैमार्कवाद। 1809 में लैमार्कवाद आया। कब आया? लैमार्कवाद कब आया? 1809 में। लैमार्क ने सबसे मुख्य चीज़ बताई, इन्होंने बताया कि जाति, जो जाति है वह अस्थाई ना होकर, इन्होंने जात को अस्थाई नहीं माना। कहा जात स्थायी ना होकर परिवर्तनशील होती है। क्यों होती है? हर जाति, सरल जातियाँ धीरे जटिल जातियाँ होने का प्रयास करती हैं। सरल जातियाँ जटिल होने का प्रयास करती हैं, क्योंकि जटिल होने की प्रवृत्ति हर एक जीव में होती है। यह प्रवृत्ति जैव विकास का आधार बनती है, ठीक। इसका सिद्धांत ही उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत कुछ मूल अवधारणाओं पर आधारित है, इनमें कुछ नियम हैं, ठीक है। अब इसके 4 मुख्यतः नियम हैं जो बात करेंगे। पहला क्या है? निरंतर वृद्धि का सिद्धांत। निरंतर वृद्धि का सिद्धांत। प्रत्येक जीव मानो जो भी है वो अपने को निरंतर वृद्धि करता है या कुछ सरल से विशिष्ट होने का प्रयास करता है। आज का मानव भी अपने आप विशिष्ट होने का प्रयास करता है, ठीक है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती रहती है। हमेशा असल में देखा गया है कि विकास न्यूनीकरण के द्वारा हुआ है। विकास न्यूनीकरण से होता है, ठीक। फिर इसका दूसरा नियम इनका है अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। लैमार्क ने कहा जिस अंग का आप जितना अधिक प्रयोग करेंगे उसका विकास उतना ही अधिक होगा, और जिस अंग का प्रयोग आप करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे उसका ह्रास होता जाएगा या लुप्त हो जाएगा, ठीक। इसके पक्ष में इन्होंने उदाहरण भी दिया। किसका दिया? पहला इन्होंने अफ्रीकी जिराफ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा जिराफ जहाँ पहले अफ्रीका में छोटे पौधे पाए जाते थे, वहाँ पर सूखा पड़ा, वहाँ पर छोटे पौधे गायब हो गए, ऊंचे पौधे बचे, बड़े बचे।
तो जिराफ को जीवित रखने के लिए अपना खाना जरूरी था, तो ये गर्दन उचका उचका कर, ठीक, पेड़ पैरों के सहारे पेड़ों पर चढ़ने का प्रयास करते थे, ऊंची पत्तियां खाने का प्रयास करते थे, जिसके कारण कालांतर में इनकी अगली टांगे और गर्दन लंबी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अंग का अधिक प्रयोग किया। पहला ये उदाहरण दिया। फिर दूसरा उदाहरण उन्होंने कि सांपों की टांगों का ना होना, लुप्त होना। क्योंकि सांप थे, सांप में जो पैर होते हैं, सांपों, चूंकि सांप बिल में रहता है, उस टांगों का प्रयोग तो होता नहीं, अतः कालांतर में धीरे धीरे उसके पैर जो है गायब हो गए। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने बताया कि अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग करना। फिर तीसरा सिद्धांत उन्होंने दिया, इच्छाओं व आवश्यकताओं के अनुरूप अंगों का विकास। इच्छाओं व आवश्यकताओं के अनुरूप अंगों का विकास। इच्छा तो हमारी भी उड़ने की है, इच्छा हमारी उड़ने की है, और बहुत पहले से लोग सोचते रहे हैं कालांतर में, लेकिन आज तक पंख निकले नहीं निकले। तो इस पर इनका ये नियम खड़ा नहीं होता था। जैसे पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं होता है, ठीक, इसका भी उन्होंने हुआ। फिर चौथा नियम आया, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यह नियम का बहुत चालू हुआ, लेकिन इस पर कोई ठोस, उन्होंने कहा कि जो आज है वही धीरे धीरे पहुंच जाएगा, अगली पीढ़ी में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परिलक्षणों को वंशागति जो है उस पर अगले पीढ़ी में पहुंच जाएंगे और वे सरल जातियाँ कठिन में हो जाती हैं, इसी तरह नई चीज़ उत्पन्न होगी। लेकिन उपाधि लक्षणों वंशागत संबंधित हैं, लेकिन इसका भी कोई उन्होंने ठोस वो नहीं दिया। अब इनके पक्ष में विपक्ष में कुछ प्रयोग हुए। जैसे पहला प्रयोग हुआ मैकडोगल 1938 का, ठीक है, इन्होंने बताया, इन्होंने समर्थन बताया, ये चूहा हुआ, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। चूहे को सिखाते रहे, चूहों को सिखाते रहे, तो पहली पीढ़ी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, दूसरी पीढ़ी में उससे कम मेहनत करनी पड़ी, तीसरी पीढ़ी में उससे कम पड़ी। 45 पीढ़ी में जब बार बार उनको वही चीज़ सिखाते रहे, जब 45वीं पीढ़ी इसकी आई चूहों की, तो उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता बहुत कम पड़ी तथा उन्होंने गलतियां भी बहुत कम की। तो इस प्रकार जो चौथा नियम था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसका इन्होंने समर्थन किया। किसने? मैकडोगल ने 1938 पर चूहों के प्रयोग द्वारा, ठीक है। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक हुआ बीजमैन बीजमैन ने भी चूहों पर प्रयोग किया, ठीक है, उन्होंने सफेद चूहों पर प्रयोग किया, और वो पैदा होते हैं बाई बर्थ चूहों की पूंछ काट देते थे, चूहों की पूंछ काटते रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, जैसे चूहा पैदा हो, बर्थ हो उसकी, वैसे उसकी पूंछ काट दें। इस प्रकार यह प्रयोग 21 पीढ़ी से चलता रहा। उसके बाद भी देखा उन्होंने तो चूहों की पूंछ हो रही थी। अगर ये होता अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग, तो पूंछ गायब होनी चाहिए थी। 20 पीढ़ियाँ हो गई थी, 21वीं पूंछ गायब होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब बीजमैन ने एक और परिकल्पना दी, एक और सिद्धांत दिया, जिसे हम जनन द्रव्य का सिद्धांत कहते हैं। बीजमैन ने बताया कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक कायिक कोशिकाएं, एक जनन कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं वह कोशिकाएं हो जो शरीर का निर्माण करती हैं, वह होती हैं। जनन कोशिकाएं होती हैं जो जन्म में भाग लेती हैं। बीजमैन ने बताया कि जो लक्षण कायिक कोशिकाओं पर होते हैं, वह लक्षण उसी पीढ़ी में समाप्त हो जाते हैं। जो कुछ लक्षण किसी कारणवश जनन कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, वह अगली पीढ़ियों में भी प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार इनका जो ये सिद्धांत था, वह जनन द्रव्य सिद्धांत कहलाया, ठीक है। अब इनका हो गया लैमार्क, जब हम पढ़ चुके हैं। अब लैमार्क के बाद जो तीसरे वैज्ञानिक आए, वो कौन आया? डार्विन। डार्विन का अगर हम देखेंगे तो डार्विन क्या था? इन्होंने एवोल्यूशन पर सिद्धांत तो नहीं दिया था। डार्विन ने सबसे मनुष्य के क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया, मनुष्य के क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है। इनकी मुख्य धारणा उन्होंने बताया कि जो जीव उत्पन्न हुई है वह एक कोष की सरल प्राणी से हुई है। जीवों, उन्होंने मेन बताया कि अगर कोई जीव है तो उसकी संख्या बढ़ेगी, वो संघर्ष करेगा, ठीक, संघर्ष में वही जीता है जो उत्तम होता है, जो उत्तम नहीं होगा नष्ट हो जाएगा। इनका जो था बीगल, बीगल एक समुद्री जहाज था जिस पर इन्होंने हवाई जहाज यात्रा
बीगल एक जहाज, पानी का जहाज था जिसमें समुद्री यात्रा की। विकासवाद की थ्योरी में बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुई। और इन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य का पूर्वज बंदर है, जिसके कारण उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने बताया कि जो सही है वो यही बंदर ही है। तथा इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन बताया। इन्होंने कहा प्रकृति में जो योग्य होगा प्रकृति उसी का चुनाव करती है। डार्विनवाद के इस नए क्रांतिकारी विचार का मत था कि भिन्न भिन्न जीवों की उत्पत्ति के परंपरागत सिद्धांत खंडन किया। कहा सभी जीव सरलतम अमीबा से पैदा हुए हैं। इन्होंने बताया कि सभी जीव अमीबा से पैदा हुए हैं। इसके बाद डार्विनवाद आया, जो इनके मुख्य सिद्धांत थे। इन्होंने एक तो क्रमिक विकास सिद्धांत पर जोर दिया। किसने का विकास हुआ है वह क्रमिक विकास से हुआ है, जिसमें पहला लक्षण था उच्च जन्म दर। इन्होंने जो पहला सिद्धांत था उच्च जन्म दर, ठीक है, इनका पहला सिद्धांत था उच्च जन्म दर। सभी मनुष्य, सभी जीव अपने आप को गुणोत्तर या रेखागणित अनुपात में प्रजनन करते हैं। सभी अपनी जात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, ये सब में होता है। सभी जो जन्म दर है ये उच्च रखते हैं। फिर उसके बाद आती हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताएं किसी भी जाति के, किसी भी जाति के दो जीव जो ट्विन नहीं हैं वो सेम नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं। एक ही जाति के दो जीव जो ट्विन नहीं हैं, जो जुड़वा नहीं हैं, वो सेम टू सेम नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं। ये विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो उपयोगी विभिन्नताएं, दूसरी अनुपयोगी विभिन्नताएं। वो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। तीसरे नंबर पर होता है जीवन संघर्ष। तीसरे नंबर होता है जीवन संघर्ष। जीवों में प्रवृत्ति की प्रचुरता होती है, संख्या बढ़ाते रहते हैं, लेकिन उसके मुताबिक उनका भोजन और आवास की सीमित मात्रा में उपस्थिति के कारण वो आपस में अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीवन संघर्ष। ठीक है, जीवन संघर्ष का क्या होता है? सामर्थ्यवाद का जीवन या अनुकूलन। जीवन संघर्ष हो गया, उसके बाद अनुकूलन कितना होगा, प्रकृति में कितना अनुकूलन वो झेल पाएंगे, प्रकृति के अनुकूल हो पाएंगे। जैसे जिराफ था, जिराफ बहुत बड़ा जानवर था, लेकिन वो प्रकृति के अनुकूल नहीं हो पाया तो वो नष्ट हो गया। प्रकृति के साथ अनुकूलन बैठाना भी आवश्यक है, नहीं तो प्रकृति का चुनाव नहीं करेगी या वो जीवित नहीं गया। फिर क्या है, इनका लास्ट चिन्ह था उपयोगी गुणों की वंशागति। उन्होंने कहा जो गुण उपयोगी हैं या जो विभिन्नताएं उपयोगी हैं वो अगली पीढ़ी में हम लक्षणों में प्रकट होंगे, अगली पीढ़ी में जाएंगी। प्राकृतिक वर्ण कारण उच्च लक्षणों वाले जीवों की प्रजनन के अधिक और निहत्तों कम अवसर मिलते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर धीरे धीरे उत्तम लक्षणों वाले जीव रह जाते हैं, जिसके कारण जाति का विकास होता है। उन्होंने कहा कि जो अच्छे लक्षण होंगे वही अगली पीढ़ी में वंशस्थ होंगे और प्रकृति उन्हीं का चुनाव करेगी। अब कुछ वैज्ञानिक हुए, इन्होंने थ्योरी दी, इनकी थ्योरी मान्यपूर्ण हुई, लेकिन पूर्णतः इनकी थ्योरी चली नहीं। इस पर कुछ वैज्ञानिक थे, जैसे मेयर, हक्सले, मेवाल, स्टीवेंस आदि वैज्ञानिकों ने इनकी आलोचना की, कहा कि इनकी थ्योरी ये सही नहीं है। ठीक है, तो फिर नव डार्विनवाद आया। इन्होंने नव डार्विनवाद, डार्विन के विचारों को कुछ वैज्ञानिकों द्वारा आलोचना की गई, जिसमें आज के मेयर, हक्सले, मेवाल, स्टीवेंस जैसे वैज्ञानिकों द्वारा डार्विनवाद की विसंगतियों को दूर कर एक नया डार्विनवाद प्रतिपादित किया गया, जिसे हम न्यू डार्विनवाद कहते हैं। ठीक है, अब डार्विनवाद और न्यू डार्विनवाद इसमें कुछ अंतर दिए गए हैं। जैसे डार्विनवादियों के अनुसार जीवधारियों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, ठीक है, जबकि नव डार्विनवाद में इनमें परिवर्तन आकस्मिक व अचानक होता है। ठीक, नंबर 2, डार्विनवाद में इसमें सूक्ष्म विभिन्नताओं का स्थान दिया गया है।
जब जबकि नव डार्विनवाद इसमें केवल दीर्घ विभिन्नताओं को महत्व दिया गया है। नंबर 3, डार्विनवाद में यह केवल प्राकृतिक चुनाव पर बल देता है। कौन? डार्विनवाद। नव डार्विनवाद में इसमें पहले उत्परिवर्तन व बाद में प्राकृतिक चुनाव, अर्थात नव डार्विनवाद उत्परिवर्तनवाद और डार्विनवाद का सम्मिश्रण है। फिर डार्विनवाद में उत्परिवर्तन का कोई महास्थान स्थान नहीं दिया गया, जबकि नव डार्विनवाद में उत्परिवर्तन का स्थान दिया गया है। डार्विनवाद में जो 6 नियम थे वही चल रहे थे। नव डार्विनवाद में उत्परिवर्तनवाद को मिश्रित किया गया है, बस वही नव डार्विनवाद है और कुछ नहीं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है? लैमार्क व डार्विनवाद में तुलना। भाई तो सिद्धांत तो मेन चल ही रहे थे, एक बार इसमें देख लेते हैं क्या क्या मेन अंतर है लैमार्किज्म और डार्विनिज्म। लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन वाले थे। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए बारंबार प्रयास के फलस्वरूप उनकी गर्दन में खिंचाव पड़ता गया। ठीक है, डार्विनवाद में डार्विन के अनुसार जिराफ के पूर्वज विभिन्न ऊंचाई वाले गर्दन के थे। यह विभिन्नता अनुवांशिक थी। ठीक, इन्होंने कहा छोटे गर्दन वाले भी थे और बड़े गर्दन वाले भी थे डार्विन ने, जबकि उन्होंने बताया कि लैमार्क ने कहा कि केवल छोटे गर्दन वाले थे। अब नंबर 2, लैमार्क ने बताया गर्दन में बारंबार खिंचाव या उपयोग के कारण अगली पीढ़ी की संतानों की गर्दन कुछ लंबी हो गई। लैमार्क ने बताया कि चूंकि गर्दन छोटी थी इनकी, लेकिन बार बार खिंचाव पड़ रहा था, अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का नियम लागू हुआ, इसका उपयोग ज़्यादा हुआ, इसलिए इनकी अगली कुछ पीढ़ियों में इनकी गर्दन लंबी हो गई। डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने कहा जीवन की आवश्यकताओं के पूर्व हेतु छोटी व लंबी गर्दन वाले जिराफों के बीच प्रतियोगिता व संघर्ष हुआ। उन्होंने कहा कि अंगों के उपयोग कारण गर्दन लंबी हो गई। डार्विन ने कहा नहीं, उनकी गर्दन लंबी भी थी और छोटी भी थी। अब उन्हें अस्तित्व बचाने के लिए जीवन का संघर्ष हो रहा था। नंबर 3 पे क्या है? लैमार्क ने कहा जिराफ की पीढ़ी दर पीढ़ी गर्दन पर लगातार खिंचाव का प्रभाव पड़ने से गर्दन लंबी होती गई व अंत में आधुनिक जिराफ का रूप सामने आया। भाई प्रयोग किया, अंगों का प्रयोग हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, तो उस रूप में गर्दन की लंबाई बढ़ गई और आधुनिक जिराफ का निर्माण हुआ। ठीक, डार्विन ने कहा कि छोटी गर्दन और बड़ी गर्दन दोनों थे जिराफ, लेकिन जीवन का संघर्ष हुआ, छोटे पेड़ नष्ट हो गए, बड़े पेड़ बचे, अतः छोटी गर्दन लगातार संघर्ष व प्रतियोगिता के कारण छोटी गर्दन वाले जिराफ नष्ट हो गए। अब केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही बचे। ये लैमार्कवाद और डार्विनवाद में मुख्य अंतर है। लैमार्क ने बताया कि अंगों का प्रयोग या गर्दन का प्रयोग ज़्यादा करने के कारण जिनकी गर्दन छोटी थी जिराफ की, वो बाद में लंबी हो गई। डार्विन ने कहा नहीं, छोटी गर्दन और बड़ी गर्दन वाले दोनों प्रकार के जिराफ रहते थे। बाद में जीवन संघर्ष में छोटी गर्दन वाले जिराफ नष्ट हो गए, तो शेष बड़ी गर्दन वाले जिराफ ही बचे, जो प्रकृति में नेचुरल सिलेक्शन हुआ उनका। ठीक है, अब उसके बाद आया उत्परिवर्तनवाद। सबसे एथेंटिक थ्योरी मानी जाती है वह उत्परिवर्तनवाद की मानी जाती है, जिस पर आप लोग देख चुके हैं कि लैमार्कवाद भी हो गया, डार्विनवाद हो गया। अब है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद में क्या, जो वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी व्राइज, सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी व्राइज ने। किसने दिया? ह्यूगो डी व्राइज ने उत्परिवर्तनवाद दिया, ह्यूगो डी व्राइज ने। इनके 3-4 नियम हैं, वो देखते हैं। 3-4 बातें बताइए। नंबर 1, उत्परिवर्तनवाद में बताया गया जातियों का विकास विभिन्नताओं के क्रमिक के विकास न होकर उत्परिवर्तन से होता। उन्होंने बताया कि ये क्रमिक विकास नहीं है, कई पीढ़ियों में विकास न होकर विकास अचानक उत्परिवर्तन से होता है। ठीक। नंबर 2, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, न कोई लॉजिक नहीं होता, मालूम नहीं होता, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। नंबर 3, सभी जीवों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। सभी जीवों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। नंबर 4, जाति के सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक ही जाति के सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप
अचानक ऐसे जीव उत्पन्न हो सकते हैं जिसे एक नई जाति माना जा सके। उत्परिवर्तनवाद में बताया गया कि यह क्रमिक विकास पर आधारित नहीं है कि हमारी 40 पीढ़ियाँ 50 पीढ़ियाँ धीरे धीरे चेंज होंगी और एक नई जात बनेगी। उन्होंने कहा नहीं, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, कोई निश्चित नहीं होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, वो किसी सबके सब बराबर नहीं होती है, उनमें प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। एक ही जात के सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकता है, एक ही जात के सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकता है। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीव उत्पन्न हो जाएंगे जो एक नई जात माने जाएंगे। उत्परिवर्तन अचानक और अनिश्चित होते हैं। उत्परिवर्तन के अनुसार उत्परिवर्तन अचानक और अनिश्चित होते हैं। इस प्रकार जैव विकास की परिकल्पना थी वो आज पूरी हुई, इसको पढ़ा दिया गया। अब अगले क्लास में कुछ नया। बाय, गुड डे।